आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। आप ये मान लो यहाँ से यूजीसी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती है, तो मैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। आप बेसिकली इक्वेशन पढ़ लेते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, लेकिन इसकी सारी बातों को जानने की कोशिश करो आज की वास्तव में ये है क्या चीज। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी या ये क्या, क्यों, क्या बताती है, मेरे को ये बताओ, ये चीज क्या बताती है। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या चीज बताने की कोशिश करती है, आपको किसी को पता है? एक लाइन में आंसर देना हो तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताने की कोशिश करती है, एक लाइन में आंसर देना हो तो। किसी के पास है क्या? प्लीज बताओ। नहीं पूर्णिमा रावत मैम, ये तो नहीं। ये तो इनकी वैल्यू निकलेगी, इनकी वैल्यू तो पता होगी तब गिब्स आएगा, ना कि गिब्स इनके बारे में बताता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। याद रखना, कोई एक लाइन में आंसर देना हो ना गिब्स फ्री एनर्जी का, तो आपको ये बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी मतलब अपने आप रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये बताता है। स्पॉन्टेनियस अपने आप रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। बात समझे कि ये रिएक्शन अगर बिना किसी प्रयास के अपने आप होगी कि नहीं, स्पॉन्टेनियसनेस ऑफ एनी रिएक्शन कि अपने आप होगी कि नहीं, इसको बताता है। देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये बात मैंने बोली है, कुछ पल्ले पड़ी आपको? कुछ पल्ले पड़ी क्या? स्पॉन्टेनियस यानी कि रिएक्शन अपने आप होगी कि नहीं, ये चीज बताती है बेसिकली। देखो, सबसे पहले बात की गई थी इन तीन चीजों को जानने के लिए। ये पहली बार डेल एच की बात हुई, फिर डेल एस की बात हुई। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जानने के लिए अब थोड़ा ध्यान से समझना कि रिएक्शन स्वतः अपने आप होगी कि नहीं, पहले डेल एच को स्टडी किया गया था, लेकिन ये 100% सच नहीं हुई बात। फिर डेल एस के बारे में बात की गई, ये भी 100% सच नहीं हुई। जैसे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो ना, उसमें उसकी बात होती है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी 100% बताती है आपको कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, अपने आप होगी कि नहीं। मैं एक बार दोबारा मेरे शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि पहले डेल एच को बारे में बात की गई और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, डेल एच की नेगेटिव होगी वैल्यू, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कुछ लोगों ने ये बोला कि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। लेकिन ये 100% बात सच नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ लोगों ने बोला कि डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन ये भी 100% नहीं है, ठीक। लेकिन डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ये 100% बात सच है। तो यानी कि ये स्पॉन्टेनियस को 100% बताता है कि ये बात सही है कि नहीं। ये क्यों है, कैसा है, वो विद एग्जाम्पल समझेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ये तीनों बातें जो मैंने बोली है, आपको कुछ दिमाग में आया? आपकी कुछ दिमाग में आया? ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना प्लीज, एक बात क्या ध्यान रखोगे, एक बात और ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखनी है कि जो डेल एच होता क्या है, एच क्या होता है। एच को अगर गिब्स फ्री एनर्जी को हम देखें, तो गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन ये है, G इजकल टू एच माइनस टी एच। एच है एंथैल्पी, टी है टेम्परेचर है केल्विन में, और एस है एंट्रोपी। ठीक है, ये तो इक्वेशन है। तो मुझे आप एक बात बताइए फ्रेंड्स कि जो डेल एच होता है या एच एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैं एंथैल्पी ये चीज होती है, एंथैल्पी क्या चीज होती है, एंथैल्पी क्या चीज होती है? कोई बताएगा, हाँ या ना? एंथैल्पी क्या चीज होती है, कोई बताएगा प्लीज? कोई बताएगा क्या? हाँ ना तो बोलो प्लीज। हाँ, ये कह सकते हो पूर्णिमा मैम, ये ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर देसी भाषा में समझने हो तो यूं कह सकते हो, किसी बॉडी का हीट कंटेंट है ये, किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट है, किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट है, किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट। जैसे मैं डेल एच का मतलब क्या हुआ, यानी कि H2 माइनस एच वन हुआ, H2 माइनस एच वन, यही हुआ ना? अरे यही हुआ ना, H2 माइनस एच वन, यानी कि फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं आप, इस बात को एक चीज और ध्यान रखना कि जो इसको जो फाइनल और इनिशियल स्टेज पे ही कोई चीज वैल्यू अगर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यानी कि स्टेट फंक्शन है वो किस तरह हुआ इस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। तो डेल एच एक तरह से स्टेट फंक्शन है, या और डेल जी भी एक स्टेट फंक्शन है, और डेल एस भी एक स्टेट फंक्शन है। कहने का मतलब स्टेट फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें वो किस प्रोसेस से हुआ, किस प्रोसेस से गुजरा उस पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है, यही। यानी कि फाइनल और इनिशियल को, इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसा ही डेल एच है, ऐसा ही डेल जी है, और ऐसा ही डेल एस है। तो अब क्या है इसमें, अगर मान लो इस कंसेप्ट को समझना, अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, डेल एच का अगर वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल हीट है वो तो कम है, फाइनल हीट कम है, H1 ज्यादा हुआ ना, H1 की वैल्यू ज्यादा है इसीलिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। अरे ये मतलब हुआ ना, डेल एच अगर नेगेटिव आया है तो सीधी सी बात है H1 का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि H1 ये नेगेटिव में, और H2 की वैल्यू कम है। ये बात तो समझ में आई है। यानी कि फाइनल हमारे पास हीट कम है और इनिशियली हमारे पास हीट ज्यादा है। यही बात होगी ना कि हमारे पास फाइनल हीट है वो क्या है, कम है, और इनिशियल हीट है वो ज्यादा है, माइनस वैल्यू ज्यादा है। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी आ गई, क्योंकि माइनस में आएगी ना तो H1 जितना बड़ा होगा वही बात है, और H1 क्या है, इनिशियल है, इनिशियल है। तो अब एक बात समझिए, अगर मान लो इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी, हीट कंटेंट ज्यादा था, और जैसे रिएक्शन हुई तो हीट कंटेंट कम हो गया, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव में, और जब नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो ये कौन सी होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, बताइए, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, बताइए। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जो, अरे एंडो कैसे होगी, एक्सो होगी ना बेबी मैम, एंडो कैसे होगी, एंडो तो तब होती ना तो हीट लेता है, ये एंडो क्या होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सो जो हीट को छोड़ता है। देखो पहले हीट क्या थी, ज्यादा थी, बाद में हीट कम हो गई, इसका मतलब हीट को छोड़ दिया ना इसने, तो हीट को छोड़ दिया तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक नहीं हुआ क्या? अरे बताओ, हिंदी में ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, नहीं समझे? अरे नहीं समझे का, समझे? एक्सोथर्मिक हुआ ना क्योंकि इसकी फाइनली हीट कम है, इनिशियली ज्यादा थी, शुरुआत में हीट ज्यादा थी और बाद में हीट कम हो गई, इसका मतलब इसने हीट को त्याग दिया, हीट को त्याग दिया, हीट को त्याग दिया। यही तो बात हुई ना। मान लो आपके पास शुरुआत में हीट ज्यादा है और बाद में आपने बहुत ज्यादा खेल के आए, बहुत ज्यादा खेल के आए, आते ही सो गए, तो आप क्या करके आए हो, हीट को त्याग के आए हो या हीट लेके आए हो, एनर्जी को, हीट एनर्जी को लेके आए हो या छोड़ के आए हो? एनर्जी निकाल के आए हो, मतलब हीट लॉस करके आए हैं, और हीट लॉस करना क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट निकालना, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि इनिशियल हीट थी वो ज्यादा थी और फाइनल हीट है वो कम है। जैसे अब आप क्या करते हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ कब जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये मानता है कि स्टेबल वही होगा जिसकी एनर्जी निकल जाएगी, वो आराम से शांत होकर पड़ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं ना, स्टेबल तो ऐसे ही होते हैं कि जब एनर्जी होती है तो भागते दौड़ते हैं एकदम पूरा, है ना, और लेकिन जब से एनर्जी निकल जाती है तो आराम से सो जाते हैं, भागा दौड़ा खत्म हो गई, सो गए। तो वो क्या है, वो यानी कि हमने हीट रिलीज कर दिया और अब स्टेबल होने की कंडीशन में है, ठीक है ना, स्टेबल होने की कंडीशन में। तो अब क्या है, ये बात समझ में आई, ये एक्सोथर्मिक क्यों है, डेल एच, और पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, अरे पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा ना। तो अब बेसिकली क्या है, अब शुरुआत में ये बोला गया, अब समझना इस कंसेप्ट को, शुरुआत में बोला गया कि जिसका नेगेटिव वैल्यू होगा ना, जो एक्जिथर्मिक होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात जचने वाली भी है क्योंकि ये तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी तो बाहर से चाहिए ही नहीं इसको, रिलीज करेगा तो अपने आप एनर्जी रिएक्शन होती रहेगी और एनर्जी जैसी कम पड़ेगी स्टेबल हो जाएगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है
कि ये एक तरह से क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। देखने से लग रहा है ना कि कोई इसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, पहले ही एनर्जी बहुत है, ये तो निकालने की कोशिश कर रहा है तो निकल जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन ये 100% सच नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस होती है। मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी ऐसी थी जो स्पॉन्टेनियस थी, एंडोथर्मिक। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी ऐसी है जो स्पॉन्टेनियस है, इसलिए 100% सच नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लो घर के बाहर है ना, या फ्रिज के बाहर, घर के बाहर आइस रख दिया, बर्फ रख दी, आइस बर्फ रख दी, और बर्फ थोड़ी देर में क्या बन जाएगी? आइस थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस बर्फ ने हीट ली या छोड़ा? बर्फ ने हीट ली या छोड़ी, ये बताओ। बर्फ ने हीट ली या छोड़ी? बर्फ ने, आइस ने। अरे हीट लेता है खुशबू, कैसी बात कर रहे हो? हीट ली ना, गर्म हुआ तभी तो वाटर बनेगा, बावड़ो। अरे आइस है, आइस ने हीट ली तभी तो गर्म होगा, फिर आगे पानी बना ना। कैसी बावली बात करते हो रे? अरे बर्फ है, बर्फ ने बाहर, बाहर अंदर, बाहर ठंडी क्यों हुई? बाहर है वो हीट, जो आइस है, जो हमारी बर्फ है, वो बाहर क्यों पिघलती है? क्योंकि वो हीट ले लेती है, हीट ले लेती है। हीट ले लेगी तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विड में बदल गई, हीट लेके। सॉलिड थी ना, उसको हीट मिली, पार्टिकल दूर दूर हुए और लिक्विड बना। तो ये कैसा है प्रोसेस? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? ये प्रोसेस हीट ले रहा है, तो ये कैसा है? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है ना। लेकिन फिर ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसको कोई कर रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो एनर्जी दे के आऊंगा। स्पॉन्टेनियस हो रहा है ये तो ये भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसलिए ये 100% सच नहीं था कि सिर्फ एक्सोथर्मिक ही स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसलिए वो क्या हो गया, ये गलत हो गया नेगेटिव वाला कि 100%। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा कि 100% सच नहीं है। बात समझे? बात आ जाई कुछ बात समझ में? समझे? सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा ना जिसको समझ में नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी कंडीशन हमने ली थी कि अगर डेल एस, या डेल एस क्या चीज है? एस क्या है? एंट्रोपी है ना। एस क्या है? एंट्रोपी है। मैं खाली पेज लेता हूं, एक मिनट। एस क्या है? रेंडमनेस है ना। एस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस। क्या समझते हो आप एंट्रोपी या रेंडमनेस से? एंट्रोपी या रेंडमनेस होती है बिखराव। जैसे आपको मैं, आप सुबह सुबह उठो और मैं ये कहूं कि आपका कोई प्लान नहीं हो, तो वो होती है रेंडमनेस। कुछ नहीं, मतलब और रेंडमनेस प्रकृति में अपने आप बहुत ज्यादा होती है, स्पॉन्टेनियस होती रहती है ना। रेंडमनेस सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा है। रेंडमनेस तो यानी कि एकदम, मतलब रैंडम सी, व्यवस्थित नहीं। जैसे कमरा है आपका, ठीक है, कोई रूम है आपका, वो है ना, व्यवस्थित तो कम मिलेगा, लेकिन बिखराव तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो रेंडमनेस थोड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। रेंडमनेस क्या होता है? एक तरह से स्पॉन्टेनियस होता है। बात समझे? तो अगर डेल एस का मतलब है S2 - S1, S2 - S1, यही है। ये तो है फाइनल, और ये है इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक, है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी डेल एस की पॉजिटिव है, मतलब रैंडमनेस बढ़ी है या कम हुई है? रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, S2 फाइनल। तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जहां रैंडमनेस बढ़ेगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए। जहां रैंडमनेस हो रही है ना, वो क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। लग रहा है ना कि रैंडमनेस तो बढ़ती जाएगी सर, तो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई कई ऐसी जगह भी होती है जहां पे डेल एस नेगेटिव है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती है। कई कई ऐसी जगह भी है जहां डेल एस नेगेटिव है
वहां पे भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, इस एग्जांपल को समझना, ठीक है? एग्जांपल को समझना, जैसे कई ऐसे होती है। अच्छा मुझे बताओ, गैस की ज्यादा रैंडमनेस होती है या लिक्विड की? किसकी ज्यादा रैंडमनेस होती है, गैस की या लिक्विड की? रैंडमनेस गैस की ज्यादा है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना, गैस की ज्यादा है। लेकिन कुछ गैस है ना अपने आप लिक्विड फॉर्म में जा रही है, कुछ गैसेज ऐसी है जो अपने आप लिक्विड फॉर्म में जा रही है स्पॉन्टेनियसली, कुछ गैसेज ऐसी है वो अपने आप क्या जा रही है, अपने आप लिक्विड में लिक्विफाई हो रही है, लिक्विडफाई हो रही है। तो अपने आप लिक्विडफाई हो रही है, तो यहां तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो व्यवस्थित की तरफ बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव, ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है कई बार, ठीक है ना? तो इसलिए हमने कहा कि डेल एस वैसे तो स्पॉन्टेनियस की प्रवृत्ति होती है अपने आप की, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है, कुछ ऐसे उदाहरण भी है जो डेल एस नेगेटिव होने की बाद वजह से भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसलिए हम ये लिख देते हैं कि डेल एस 100% प्रूव नहीं करता, 100% प्रूव नहीं करता कि स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ गए ना? रहने दो संजू मैम, कौन सी गैस वाली बात तो संजू मैम कह रहे कौन सी गैसेज, इतना याद रख लो, ठीक है? बहुत सारी गैसेज है, ठीक है मैम? इतना बहुत है मैम, ठीक है? ये आपको एग्जाम तक ये बात याद रह जाए ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि ज्यादा कचरा हो ना गलत हो जाएगा मैम। यहां तक बात समझ में आ गई कि आप सारे लोग ये बताओ मेरे को, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो आप कुछ भी कर लोगे ना, कुछ भी, मैं उतनी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो कोई भी चीज होती होगी ना, मैं 2013 से हूँ, 10 साल से हो गया, तो उस एक्सपीरियंस के लिए तो आप आए हो मेरे पास, वरना क्यों आते हैं आप मेरे पास? समझ रहे हो? और मैं भी यहाँ फालतू में नहीं, बिल्कुल टू द, बिल्कुल एकदम करेक्ट चीजें, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है। आपको बुरा लगता है क्या जब मैं नाट देता हूँ? थैंक यू जी। एंथैल्पी पूरा रिपीट कर दूं? वो तेरी पूर्णिमा रावत मैम, एंथैल्पी पूरा ही रिपीट है, कितनी देर समझा है, अब आपको याद आया पूरा रिपीट कर दो? क्या दिक्कत होगी बताओ, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? एंथैल्पी हीट कंटेंट है, बस डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, सारा डेफिनेशन मैं आपको दिखा दूंगा। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? डेफिनेशन तो आगे लिखा हुआ है सब कुछ। चलो, अब अब मेरी बात आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट समझना। अब आगे हम बात करेंगे कि डेल जी नेगेटिव होगा ना तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, और कई बार पूछ चुका है वो क्यों होगा, उसकी बात आगे करेंगे। अब जो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं आपको। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है? H माइनस टी एस जी, और इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे लिए है डेल जी। डेल जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये सिग्निफिकेंट होता है मेनली, उसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है ना? तो डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस डेल टी एस, ठीक है? और हम कोई भी रिएक्शन बेसिकली करते हैं तो आपको पता है रिएक्शन के बीच में तो टेम्परेचर कम ज्यादा होता नहीं है, वो तो हो ही रही है। आप लगते हो ना कि इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम बदलते नहीं, इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये फाइनली फॉर्मूला है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है वो, डेल जी माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस। ये बात समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला याद कर लोगे? ये है, क्या है ये चेंज, चेंज है फ्री, गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज है, ये कितना चेंज हो रहा है, ये चेंज की बात कर रहा है, ठीक है? अब एक एक चीज को मैं आगे लिखा भी हुआ है, मैंने आपको एंथैल्पी वगैरह समझा दी है, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन वगैरह समझना है तो आप देख लेंगे। हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बात पहले भी की है फ्रेंड्स, कि और जो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, और उसके आसपास की सारी सराउंडिंग होती है। और बेसिकली जो सिस्टम होते हैं वो तीन तरह के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होते हैं जिसमें हीट एनर्जी का और
मैटर का, दोनों का ट्रांसफर होता है। देखो हीट एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है, वो ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें हीट एनर्जी का तो ट्रांसफर है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, वो क्लोज सिस्टम है। और आइसोलेटेड वो होता है जो हीट एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता और मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होता। ये तीन है ना, ये तो सबको पता ही है। अरे पता है ना, ये डायग्राम से भी समझ लो, है ना, ये बात तो पता ही है। ये इसलिए बात की क्यों, क्योंकि अब हीट एनर्जी की आदान प्रदान की बात होती है तो एक बार समझना होता है। अब एंथैल्पी की जो मैम कह रहे थे कि डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। क्या है द एंथैल्पी, जो एंथैल्पी है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू वार्म और हीट कंटेंट। इसका मतलब ये होता है, एंथैल्पी एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है टू वार्म और हीट कंटेंट, ठीक है। यानी कि ए थर्मोडायनेमिक्स quantity quantity equivalent to the total heat content of a system. It is equal to the internal energy, ठीक है, देखो internal energy of the system plus product of pressure and volume। अगर हम बात करें एंथैल्पी तो क्या है, एंथैल्पी क्या है, एक तरह से हीट कंटेंट है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, हीट कंटेंट है किसी भी जो सिस्टम है उसका। और ये हीट कंटेंट किसके बराबर होता है, जो उसका इंटरनल एनर्जी है उसके बराबर प्लस जो उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला अगर पूछे तो आप बता देना, ठीक है। अरे बता दोगे, इसके बारे में आपको मैं आगे डेफिनेशन भी समझ में आई मैम कि डेफिनेशन क्या है, ये समझ में आई क्या मैम डेफिनेशन? हाँ। अब यहाँ पे ये भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं कि अगर हीट एब्जॉर्ब करी जाए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा, तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये किसके बराबर होगी, तो आपको सीधा सा पता है ये इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है उसके बराबर ही होगी ना। कैसे इस बात को समझना, जैसे कोई कुछ ये कोई बॉडी, ये कोई सिस्टम है और ये हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। बेसिकली तो बात ये होनी चाहिए ना कि अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके वॉल्यूम में क्या होना चाहिए भाई, फैलाव होना चाहिए, वॉल्यूम में परिवर्तन होना चाहिए, बेसिकली हम ये देखते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या काम आ रही है, इसका मतलब वो एनर्जी क्या काम आ रही है, वो एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है, सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है। यही तो बात हुई ना, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, अगर सब पूरा एक्सटर्नल में होता तो वॉल्यूम भी चेंज होता, सिर्फ ये इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है उसकी, कौन सा, जो आपने वो हीट एब्जॉर्ब की है वो। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या? हम्म। और लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती, लेकिन वो बेसिकली कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये आप नोट की याद रख लेना कि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं ना वो बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी, मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। इस बात को ध्यान रखें प्लीज, ठीक है ना, अगर ये आपसे कोई पूछ ले भी तो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है उसी पे ज्यादातर रिएक्शंस होती है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादातर रिएक्शन। अब जो मैंने आपको यहाँ पे जो बातें मैंने बोली थी ना वो बातें यहाँ पे हैं, देखो डेल एच इजकल टू क्यू, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वो कह रहा है कि वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है वहां के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना हीट एब्जॉर्ब की है उसने उसमें यानी कि उसकी हीट एनर्जी में चेंज हुआ है हीट कंटेंट में H2 माइनस H1, वो डेल एच के बराबर हो जाएगा। और ये बात मैंने को बताई थी कि डेल एच अगर नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और अगर डेल एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये सारी बातें जो मैंने आपको शुरुआत में समझाई थी वही है। अब आगे बात समझ में? हाँ। अब एंट्रोपी, एंट्रोपी की आपको बात रैंडमनेस के बारे में है, वो जो मैंने आपको समझाया है ना फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा एंट्रोपी का मैंने लिखा हुआ है। तो यही है ना कि डेल एस टोटल होता है, एक तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, ये है। ये अगर जीरो से ज्यादा ही होता है, बेसिकली ये मोर देन जीरो ही होता है डेल एस टोटल, ये तो बात है ही। ये तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी बात की है ना, उष्मागतिकी का सेकंड नियम बात की है, वही है सेकंड लॉ,
कि स्पॉन्टेनियस जो यूनिवर्स में बढ़ती रहती है ना। तो ये बस मैंने लैंग्वेज में लिखा है और कुछ नहीं। और एस को आपको पता है एंट्रोपी एस कैपिटल एस से लिखते हैं। और ये क्या मतलब होता है इसका, रैंडमनेस, यादृच्छिकरण, रैंडमनेस और डिसऑर्डर होता है। ये डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब ये जो नोट है ना ये समझने वाला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी के बारे में। ये क्या कह रहा है देखो, व्हेन ए सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना भाई। जितने भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, ऐसा ही इक्वल हो रहा है ना, जितने भी रिएक्टेंट बन रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं। सॉरी। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में सीधा सा मतलब है जो एंट्रोपी हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद चेंज नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे चेंज 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना चेंज होना था वो हो लिया, अब चेंज नहीं होगा, तो इसलिए डेल एस 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक होएगा आप बताओ, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक होएगा ना। और इक्वली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम एक लेवल तक जाएगी, और उसके बाद वो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो सीधी सी बात है एंट्रोपी में जो चेंज है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर बराबर रिएक्शन चल रही है, तो एंट्रोपी में चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा, चेंज S2 माइनस S1 0 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। कोई भी रिएक्शन है कितना चलेगी, है ना, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक बात तो इक्विलिब्रियम में आएगी ना, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएगी तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, यानी कि 0 चेंज होएगा, डेल एस 0 हो जाएगा। जितना चेंज आना था मैक्सिमम आ लिया, इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम आ जाता है एंट्रोपी, लेकिन चेंज 0 हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है, यूं चलती है जो रिएक्शन, वो सेम स्पीड से चलती है, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो ये आपसे पूछे ना कि कब एंट्रोपी कब मैक्सिमम होती है, एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होती है, लेकिन डेल एस 0 हो जाता है, एंट्रोपी पे चेंज 0 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, चेंज नहीं होता कुछ भी, समझ रहे हो, प्लीज ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, आगे बहुत काम आएंगे, समझ गए। चलो अब आगे मैं चलता हूं। ये जो 3 मैंने कंडीशन दी है ना, ये नोट लगा के, यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं, है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको डेल जी माइनस डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको बोलते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है, एक तो आप याद रखना और मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों। ये कह रहा है कि डेल जी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, डेल जी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, मींस डेल जी अगर पॉजिटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल जी की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि डेल जी नेगेटिव में है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस में होगी और एक्सर्जोनिक होगी, यानी कि वो ऊष्मा को निकालेगी और ये अवशोषण करेगी। आप इस बात को याद रख लोगे, और डेल जी जब 0 हो जाएगा तो रिक्वेशन इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो आपसे यूजीसी ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि डेल जी की कौन सी वैल्यू पे स्पॉन्टेनियस इक्वेशन रिएक्शन होगी, तो पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, आप ये बताओ, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव पे होगी, ये याद रख लिए गए। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है, आप आराम से समझने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, किसको आज तक ये समझ में आया है कि मेरे समझ में आया है, या याद ही किया है, झूठ मत बोलना भी। एक तो होता है याद कर लिया था बस कि नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, एक होता है समझना। अब आगे भी समझाऊं मैं, अब इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको, देखना कि क्यों ऐसा होता है। थोड़ा बहुत सेम मान सकते हो पूर्णिमा रावत मैम, ये टर्म थोड़ा सा मान सकते हो, ठीक है ना। ई है, ए नहीं है, ए नहीं, ई नहीं है, ठीक है ना मैम। अब प्लीज इसको समझना और समझना कि डेल एच नेगेटिव आएगा तो क्यों होगी स्पॉन्टेनियस, अब आप खुद बताओगे देखना।
मैं यहाँ एक यहीं पे बना लेता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ डेल एच, यहाँ लिख रहा हूँ डेल एस, और यहाँ पे रख रहा हूँ डेल जी। प्लीज सोच समझ के आंसर देना, जिसको नहीं समझ में आए आप 10 बार पूछ लेना। मैं मजाक करता हूँ, पूछने में मैं कभी नहीं रोकता हूँ, ध्यान रखना। लेकिन मैं उस बात को नहीं बताता हूँ जो आपके काम की नहीं होती है, इसलिए वो सोच समझ के कुछ नहीं बताना होता। मास्टर का फर्ज होता है कि सिलेक्शन हो जाए सबका, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताना, सबसे फेवरेबल कंडीशन अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी है तो डेल एच का माइनस, डेल एच माइनस में होना चाहिए या प्लस में, मुझे ये बताओ। मैंने अभी समझाया है आपको, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होने की ज्यादा संभावना है, जब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। नेगेटिव में होगा, क्योंकि नेगेटिव में होगा तो एक्जोथर्मिक होगा, और एक्जोथर्मिक होगा तो रिएक्शन अपने आप होने की संभावना है बहुत ज्यादा, 100% नहीं लेकिन संभावना है ना। तो मोस्ट फेवरेबल डेल जी, डेल एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इस बात को सबको पता है ना, इस बात सबको पता है, बता दो प्लीज, है ना। अच्छा, और अब बताओ डेल एस, मैंने अभी समझाया है, डेल एस पॉजिटिव में होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा है स्पॉन्टेनियस के लिए, या नेगेटिव में। डेल एस, डेल एस पॉजिटिव में होगा तब ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, या नेगेटिव में होगा तब पॉजिटिव में, क्योंकि रैंडमनेस जितना बढ़ेगी उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होएगा ना। डेल एस क्या है, S2 माइनस S1 है, जितना ज्यादा बढ़ेगी तो ये होएगा पॉजिटिव। तो ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेट हो जाती है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन, सीधी सी बात ये है। अगर डेल एच नेगेटिव में आ जाए और डेल एस पॉजिटिव में आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, डेल जी इजकल टू, डेल एच किस में आपके पास, डेल एच किस में है बताइए, डेल एच नेगेटिव में है। मैं लिख दूं नेगेटिव, अरे लिख दूं, डेल जी नेगेटिव में है, डेल एच की जगह नेगेटिव लिखा। फिर ये माइनस का मैंने माइनस लिखा, और डेल एस किस में है आपके पास, ये तो टी तो कांस्टेंट ही है, डेल एस किस में है, पॉजिटिव में। डेल एस किस में है, किस में है, तो क्या बन गया अब ये, क्या बन गया, डेल जी क्या बन गया, डेल जी क्या बनेगा, घटा के देखो। ये प्लस माइनस क्या बनेगा, अरे ये प्लस माइनस क्या बनेगा, यही माइनस गया ना, तो ये वैल्यू किस में आएगी फिर, डेल एच किस में है, माइनस में है ना, है कि नहीं। अरे बताओ भाई, ये माइनस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अरे नहीं समझे, नहीं समझे क्या, ये माइनस इधर रह गया ना, ये तो 20 का वाला साइन आ ही गया, ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस हो गया, और माइनस आ गया तो ये भी फेवरेबल कंडीशन, ये भी फेवरेबल कंडीशन, और ये माइनस में वैल्यू आ गई, तो रिएक्शन क्या होगी, अरे बताओ, स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, बताओ। होगी, तो स्पॉन्टेनियस। अब ले लो इसको, अगर नॉन, अगर अगर वैसी कंडीशन हो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होनी, तो डेल एच का मान अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी बिल्कुल ही, क्योंकि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, मैक्सिमम नहीं होगी। अगर डेल एस का मान नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, अरे नहीं होगी ना स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्योंकि ये उल्टा कर दो सिचुएशन। तो अब वैल्यू रखो इसमें, डेल जी के बराबर क्या आएगा, डेल डी के बराबर, यहां पे डेल एच है, डेल एच किस में है आपके पास, पॉजिटिव में है, माइनस, और ये माइनस किस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस में ही आ जाएगा, अरे प्लस में आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई आपके पास प्लस में। तो प्लस में है तो हमें दोनों ऐसी कंडीशन ली थी ना हमने कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आज समझ में आई ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस क्या है, बात हुई।
और अगर एक बात ये मानो, एक चीज ऐसी आ जाए कि एक चीज तो हो पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक फेवरेबल हो एक अनफेवरेबल हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ऐसी कंडीशन भी तो ले सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन भी तो ले सकते हैं कि डेल एस तो फेवरेबल कंडीशन में आ जाए माइनस में, डेल एस तो माइनस में आ जाए फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना, और डेल एस है वो अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाए, यानी कि वो भी किस में आ जाए, वो भी किस में आ जाए, अनफेवरेबल में, यानी कि माइनस में। तो क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि कौन से की वैल्यू ज्यादा है, सीधी सी बात है, कौन से की वैल्यू ज्यादा है। कैसे, जैसे डेल जी इक्वल टू आपने वैल्यू रखी, डेल एच आपको किसके पास है, डेल एच आपके पास माइनस में है, ठीक है ना, और माइनस और इसकी भी माइनस में है, तो ये डिपेंड करेगी कि कौन सी भी है, क्योंकि आपने सारी चीजों को क्या लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल जी प्लस में आ जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल जी माइनस में आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे ये बात, अगर, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस पे। लिख के समझाऊं क्या, या समझ गए, बता दो, झूठियां नहीं भरनी है, क्योंकि वो डिपेंड वैल्यू पे करेगी, और वो वैल्यू डिसाइड करेगा फिर टेम्परेचर, अगर इक्वेशन बनाओगे आप, वो वैल्यू डिसाइड करेगा टेम्परेचर भी, टेम्परेचर का फिर अहम रोल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत मानना कि टेम्परेचर का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। आप पढ़ते हो ना कि इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होएगी, इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होएगी, आप पढ़ते हो कि नहीं, 30 डिग्री पे मोस्ट फेवरेबल, 25 पे, 80 डिग्री पे, तो टेम्परेचर का रोल ही नहीं होता, तो फिर क्यों पढ़ते। आप इसको भूलना मत, इसका बहुत बड़ा रोल है, इन वैल्यू को डिसाइड करने वाला ही टेम्परेचर है आगे, कि स्पॉन्टेनियस होगी या रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल कब होगी या नहीं होगी। समझ में आया कि इस टेम्परेचर को ऐसे भूल जाओ, बात समझे क्या, नहीं समझे तो समझा दूं, या अपने आप कर लोगे ये बात, बताओ टेम्परेचर की इक्वेशन बना के दिखाऊं, या समझ जाओगे, बोलो। बना के दिखा देता हूं इक्वेशन, देख इक्वेशन बना के दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, इस पे बना के दिखा देता हूं। जैसे हमने क्या बात करी एक बार देखना, हमने बात की है, एक मिनट समझ ही लो, क्योंकि आप घर पे ना बना पाओ इक्वेशन। देखो हमने क्या है, हमारे पास इक्वेशन ये है, डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यही है, यही रिएक्शन है ना। और अगर हमने बात की है, हमने बात कर ली कि अगर एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि डेल जी इजकल टू ये हो जाए हमारे पास, कि जो डेल एच है ना, ये डेल एच है, ये हमारे पास क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ये तो फेवरेबल हो जाए, लेकिन ये जो कंडीशन है डेल एस, ये हमारे पास हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये जो डेल एस और डेल एच है, ये इसकी वैल्यू की बात हो गई ना फ्रेंड्स। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डेल जी बराबर ये हमने हमारे नेगेटिव वैल्यू है, जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, ये माइनस का निशान लगा लिया, और ये टी हमने रख लिया, और इसकी अपने अनफेवरेबल कंडीशन ले ली, दैट इज माइनस, है ना, माइनस, इसको अंदर ही रख लो, चाहिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो डेल जी इक्वल टू माइनस हो गया, है ना, प्लस टी हो गया, एक तरह से ये हो गया, यही हो गया ना। तो अब क्या है, तो ये वैल्यू जो है डेल एस की और डेल एच की ही तो डिपेंड करेगी कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये बात तो समझ रहे हो ना आप, कि अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू वाली ज्यादा होगी तो डेल जी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा कि ये डेल जी और डेल एस की जो वैल्यू है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे करती है। आप ऐसे मानो, एक बार ऐसे मानो, डेल डेल एच माइनस टी डेल एस है, ये हमारे पास है एक इक्वेशन। तो अब मैं आपको वैसे ही आपको एक बात बताऊं कि ये वैल्यू मैं इधर ले लेता हूं, इक्वल इक्वल है इसके डेल जी, ठीक है, तो डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस है, और इसको माइनस वाली को और प्लस वाली को एक साइड लो, आप इस टी टी डेल एस को एक साइड लो, यानी कि डेल एच माइनस टी डेल एस इजकल टू डेल जी, और अपन ने डेल एच बराबर क्या किया, डेल जी प्लस टी डी एस। ये समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई, अरे ये बात समझ में आई क्या, मैंने क्या करा है, मैंने बस आगे पीछे करा है ये, ठीक है।
अगर एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताना, मैं ये जो इक्वेशन है ये कौन सी चीज माइनस में होगी तो ये होगी, ये माइनस में हो जाए सारी चीज, ये माइनस वाली, या फिर एक बात ऐसे ही समझ लो कि ये जो डेल एच की वैल्यू है इसकी तो हमें निकालनी है कि माइनस आएगी कि प्लस आएगी, लेकिन ये डेल जी और डेल एच की बात देखें, अगर टी है, टेम्परेचर मान लेते हैं ज्यादा है, टेम्परेचर मान लेते हैं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किससे, डेल एच माइनस बटे डेल एस से, टेम्परेचर ज्यादा है डेल एच बटे डेल एस से, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है इधर वाली डेल एच बटे डेल एस से, तो क्या होगा, प्लस की वैल्यू ज्यादा है, ये वाली प्लस की वैल्यू, अगर हमने अनकंडीशनल वैल्यू थी प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब आप यहां देखो, जो ये जो टेम्परेचर है ना ये डिसाइड कर रहा है डेल एच और डेल एस को, डेल एच और डेल एस को कौन कर रहा है, टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये अगर हम मान लेते हैं तो ये जो चीज है ये चीज है ये बताएगा कि अगर ये ज्यादा है तो होगी कि नहीं होगी, मतलब ये चीज डिसाइड कर रही है टेम्परेचर। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये जो टेम्परेचर है ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। अब ये कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि ये यहां पे चेंज करेगा सीधा, आया क्या, ये थोड़ा फिजिक्स की बात होगी, है ना, थोड़ा सा फिजिक्स की बातें होंगी, लेकिन आ गया होगा, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीजें क्लियर होना चाहिए, मेनली आपका देखो मेन बात है ये वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैंने ये उतनी बात इसलिए बताई कि आप कभी ये मत मानना कि टेम्परेचर को आपने सुनना बिठा रखा है, ये बोल ही नहीं रहा, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप पढ़ते हो ना ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे होगी, ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे होगी, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब टेम्परेचर का भी तो बहुत बड़ा रोल है। तो आज कुछ समझ में आया, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए क्या, सही बताना प्लीज, अच्छे से क्लियर हुए, चलो, चित्त को शांत रखें और खुश रहें। अब मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात सुन लो, लेक्चर अपना खत्म हो चुका है, मैं आगे की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब अपनी पेपर 2 ईवीएस की क्लास डायरेक्ट मंडे को होगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वर्क है, मैं जयपुर जा रहा हूँ, अपना सेमिनार है आपको पता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, सेमिनार है अपना, तो मैं वहाँ आज निकलूंगा, इसीलिए आपकी क्लास का थोड़ा टाइम चेंज हुआ है। अब डायरेक्ट अपना पेपर 2 ईवीएस की क्लास कब होगी, मंडे को होगी, तो प्लीज आप लोग इतने रिवाइज करें, मेरे को एक क्लास छोड़नी पड़ रही है, वैसे मैं एक और लेता, लेकिन ये बिकॉज ऑफ वहाँ जाने की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा गया है, तो आप इतने रिवीजन कर लेना सारे सेशन को, और मैं आते ही कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मंडे को, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मंडे को, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जितना भी आपने यूनिट कर ली, जैसे फर्स्ट यूनिट अपनी हो गई एक, है ना, फंडामेंटल वाली, एक अपनी यूनिट अभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाली चल रही है, और एक एनर्जी वाली यूनिट है, तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, तो आप रिवीजन रखिए और क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, सही रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। हाँ, मैं यहीं पे करूंगा, टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं, बस मैं यहीं पे आपको पूछूंगा क्वेश्चंस, तो सबसे मैं किसी से भी रेज हैंड करके पूछ सकता हूँ, ये ध्यान रखना, कोई भी कमेंट में आंसर मेरे कहने से पहले नहीं करेगा, मैं किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि ये क्या होगा, इसका आंसर समझाओ, तो अच्छी तैयारी करके आना इनकी, और अपना प्रॉपर रिकॉर्डेड सेशन को देखना अच्छे से शांति से। तो अब हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए डायरेक्ट कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे लाइव सेशन में, इतने आप रिकॉर्डेड देखिए और खुश रहिए, ठीक है। और कोई डाउट, चिंता, टेंशन, कुछ भी नहीं है, चलो, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज खुश रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।